जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना सीटेट पेपर 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही पास है और एग्ज़ाम के लास्ट टाइम पे हमें अपने पूरे के पूरे सिलेबस को समराइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने एक ये माइंड मैप की सीरीज चलाई है, जो कि हर सब्जेक्ट की माइंड मैप मैं बना के दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो लास्ट मोमेंट पे आप लोग सारे माइंड मैप को जितनी ज़्यादा बार देख सकते हो या पीडीएफ को पढ़ सकते हो उसे ज़रूर देखें। ठीक है ना, तो आज उसी सीरीज में आपका हिंदी का माइंड मैप है। ठीक है, यकीन मानिए अगर लास्ट तक आप वीडियो में बने रहे और देख लिए तो आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आपकी दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को अपना आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी तरीके से आपको अच्छे अच्छे कंटेंट यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, देखिए माइंड मैप में अगर हम बात करें यहाँ पे हिंदी में, अगर सबसे पहले मैं थोड़ा सा पेडागॉजिकल पार्ट को ज़्यादा डिस्कस करूँगा। ठीक है, यहाँ पे करें अगर बात की भाषा क्या होती है। ठीक है, भाषा क्या होती है? भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक साधन होती है। जैसे अगर मुझे आपको कुछ बताना है, जैसे मुझे आपको हिंदी पढ़ानी है, तो मैं क्या करूँगा? आपको बोलने के लिए कोई भाषा इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे मैं हिंदी में आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो भाषा क्या होता है? हमारे विचार जो हमारे अंदर पनपते हैं उनको आदान करने का आदान प्रदान का एक तरीका होता है, एक साधन होता है। ठीक है ना, चलिए अब हम इसमें एक बात बनती है कि ये जो है यह 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले तो ये याद रखना, क्या भाषा को 3 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। कैसे? एक तो लिखित भाषा है, जैसे कि मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे टाइप करके बताता हूं कि ये क्लास इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आपको काम करना चाहिए, तो वो भी एक भाषा है, भाषा के एक रूप है। क्या है? जिसमें हम लिखित चीजें करते हैं। एक होता है मौखिक, जिसमें हम बोलते हैं, जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, ये हो गया मौखिक भाषा। एक होता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा कैसे होता है? जैसे कोई सुना, हेलो इधर आओ, वहां जाओ, ये करो, तो आप जब गेस्चर पोस्चर, हाथ और उंगलियों, हाथों का पंजों का इस्तेमाल करके किसी को डायरेक्शन देते हैं, किसी के इशारा करते हैं, तो ये सारी चीजें आपका एक भाषा का रूप होता है, जिसको कि सांकेतिक भाषा कहा जाता है। ठीक है ना, तो भाषा का तीनों रूप आपको समझ आ गया। चलिए अब एक टॉपिक आता है आपका भाषा अर्जन क्या होता है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम क्या होता है। अगर मैं बात करूं भाषा अर्जन का, जैसे जब एक बच्चा पैदा होता है तो आप लोग देखते होंगे कि उससे हम लोग बातें करने करते, और बच्चा कैसे हो बेटा, हेलो बोलो, मम्मा पापा, ये सारी चीजें सिखाया जाता है उसे। तो वो धीरे धीरे क्या करता है ना, उस इन्वायरमेंट में रह रहे ऑटोमेटिक उस चीज को क्या कर जाता है, उस भाषा को सीख लेता है इन्वायरमेंट में रह के। ठीक है ना, तो यही होता है, ये जन्मजात होती है इंसान के अंदर। तो बिना बहुत अधिक एफर्ट लगाए, बिना कोई एक्सटर्नल एफर्ट लगाए, बिना किसी नियम कानून का फॉलो किए, जो भाषा स्वतः ही इन्वायरमेंट में रह करके बच्चा या फिर मनुष्य सीखता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? भाषा अर्जन। ठीक है ना, तो ये होता है भाषा अर्जन। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि यह जन्मजात होता है। मनुष्य जिस इन्वायरमेंट में रहता है, ठीक है ना, वह वहां की भाषा को बिना किसी प्रयास के स्वतः ही सीख जाता है। ठीक है ना, इसे ही भाषा अर्जन कहा जाता है। तो आप समझ गए, आम बोलचाल की भाषा जैसे हम लोग सीख जाते हैं, ये भाषा अर्जन आता है। अब एक आता है तो फिर भाषा अधिगम क्या होता है? भाषा अधिगम में क्या होता है ना, हमें किसी गाइड की जरूरत होती है, टीचर की जरूरत होती है, किताबों की जरूरत होती है, इन्वायरमेंट से ज्यादा इन सारी चीजों की जरूरत होती है। ठीक है ना, तो जैसे जब किसी भाषा को सीखने के लिए प्रयास करना पड़े, ठीक है ना, अपने आप ना आ जाए। जैसे कुछ लोग होते हैं इंग्लिश सीखने के लिए क्या करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस ज्वाइन करते हैं। ठीक है ना, तो जब किसी चीज को, किसी भाषा को सीखने के लिए हमें प्रयास करना पड़े, नियम सीखने पड़े, किताबों की जरूरत हो या शिक्षक की जरूरत हो, ठीक है ना, तो की जरूरत पड़े, तो वो भाषा का अधिगम कहलाता है। ठीक है ना, तो वही होता है भाषा का अधिगम। तो जो अर्जन होता है ये स्वतः होता है, इसमें हमें एफर्ट डालना पड़ता है। ठीक है ना, तो ये औपचारिक तरीके, अनौपचारिक तरीके से हो जाता है, ये औपचारिक तरीके से होता है। तो इससे रिलेटेड आप अपना वर्ड जो है ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो भाषा अधिगम समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कहां से क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है मातृभाषा क्या होती है। तो मातृभाषा का मतलब होता है बच्चे के घर में बोली जाने वाली आम बोलचाल की जो भाषा होती है, वो उसी को बोला जाता है मातृभाषा। ठीक है ना, यह भाषा का पहला रूप होता है। मातृभाषा क्या होती है? किसी भी बच्चे की भाषा का पहला रूप होता है। जैसे जो घर में बोली जाती है, मम्मी पापा के साथ बोलते हैं बच्चे, वही उसकी मातृभाषा होती है, क्षेत्रीय भाषा भी उसे बोला जाता है। ठीक है ना,
एक नोट पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाती है, मातृभाषा सीखी नहीं जाती है। मातृभाषा क्या होती है? अर्जित की जाती है, ठीक है ना, इन्वायरमेंट से। ठीक है, ये समझ गए। अच्छा, अब एक नोट पॉइंट और इंपॉर्टेंट है कि बच्चा एक से अधिक भाषा भी अर्जित कर सकता है वातावरण से। जैसे मैं पहले यूपी में रहता था तो मुझे भोजपुरी सीख गया था इन्वायरमेंट में रह के। मैं कुछ दिनों के लिए अपने पेरेंट्स के साथ पंजाब शिफ्ट हो गया था, तो मैं पंजाबी सीखा नहीं, वहां पे लोगों से सुन करके ऐसे ही अर्जित कर लिया था, ठीक है ना। तो मुझे भी थोड़ी बहुत पंजाबी आने लग गई थी। तो वही कह रहा है कि बच्चा एक से अधिक भाषा को अर्जित कर सकता है। अगर आपके क्वेश्चन में आ जाता है कि क्या बच्चा एक से अधिक भाषा अर्जित कर सकता है, यस नो या एक्सप्लेनेशन इस तरह से आता है, तो अब आप इसको एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक है ना। वेरी गुड। एक आपका आता है लक्ष्य भाषा, जिसको कि टारगेट लैंग्वेज कहते हैं। इसका मतलब कि दूसरी भाषा या स्कूल की भाषा होती है। लक्ष्य भाषा का मतलब होता है मातृभाषा के अलावा, या तो कई बार देखो हम गांव वगैरह में अगर रहते हैं तो हम लोग कौन सी भाषा, भोजपुरी भाषा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम थोड़ा सा प्रोफेशनली आते हैं तो हम खड़ी लैंग्वेज या हिंदी की खड़ी भाषा इस्तेमाल करने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो इसे ही लक्ष्य भाषा बोला जाता है, जो कहाँ पे स्कूली भाषा या ऑफिशियल भाषा भी इसी तरीके से होती है, ठीक है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि लक्ष्य भाषा क्या होती है। शाबाश। चलिए और आगे बढ़ते हैं, एक और नोट पॉइंट की बात करते हैं। देखिए नोट पॉइंट ये है कि एनसीएफ की बात करें, एनसीएफ भी कहता है कि बच्चे की प्राथमिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में करवाओ, ठीक है ना। ये एनसीएफ का कहना है कि बच्चे का जो क्षेत्रीय भाषा है, ठीक है, चाहे वो भोजपुरी हो, कोंकणी हो, पंजाबी हो, मराठी हो, उसके उसी भाषा बोली में उसे प्राथमिक जो कक्षाएं हैं उसी में रन करवाओ, ठीक है ना। ये कौन कहता है? एनसीएफ कहता है। यहां तक समझ गए, बढ़िया बात है। अब उसके बाद आ जाता है भाषा के रूप। भाषा के कई रूप भी हैं, उनकी अगर मैं बात करूं तो एक रूप तो इसका होता है मातृभाषा, जो हमने समझा दिया मातृभाषा क्या होती है। एक होती है राष्ट्रभाषा। अगर हम बात करें राष्ट्रभाषा की तो भारतवर्ष की कोई राष्ट्रभाषा नहीं होती है, हर जगह के हिसाब से, हर राज्य के हिसाब से इसकी भाषा बदलती रहती है, तो कोई फिक्स राष्ट्रभाषा नहीं है। हाँ, लेकिन राजभाषा की बात करें तो हिंदी है। राजभाषा से क्या अभिप्राय होता है? राजभाषा से अभिप्राय होता है जिसमें हम लोग ऑफिशियल काम वगैरह करते हैं, उसे वो ही कहते हैं उसका राजभाषा। तो हमारे यहाँ राष्ट्रभाषा नहीं चलती है, हमारे यहाँ राजभाषा को वरीयता है, हिंदी हमारी राजभाषा है, ठीक है ना। ये समझ गए। चलो, एक आता है आपका मानक भाषा। भाषा का ही एक रूप होता है क्या? मानक भाषा, ठीक है ना। मानक भाषा में क्या होता है कि वह भाषा जो ऑफिशियल तौर पे इस्तेमाल करी जाए, शिक्षा के क्षेत्र में या ऑफिसों में यूज करी जाए, उसे बोला जाता है मानक भाषा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बनते हैं तो आप कर लोगे। चलो, बहुत बढ़िया बात है, आगे बढ़ चलते हैं। अगला है भाषा सीखने के चरण। अगर कोई बच्चा भाषा सीखना चाहता है तो कैसे कैसे सीखता है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो पहले थोड़ी सी चीज़ें सीखता है, फिर बड़ा होता है और सीखता है, तो इसके कई स्टेजेज होते हैं, ठीक है ना। जब बच्चा लगभग 6 सप्ताह का होता है तो वो कूकना सीखता है। आप लोग देखते होंगे कि बच्चा जब पैदा होता है उसको खिलाओ अगर ना तो वो कूकना शुरू कर देता है, ठीक है ना। तो ये लगभग कितना उम्र का होता है बच्चा? तब 6 सप्ताह का होता है, ठीक है ना। थोड़ा और बड़ा होता है, 16 माह का लगभग हो जाता है तो बलबलाने लग जाता है, जैसे नहीं पाप 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 माम माम माम, इस तरह से कुछ भी बोलने लग जाता है, ठीक है ना। तो थोड़ा बलबलाने की आवाज आती है। ये होता है भाषा का चरण दूसरा हो जाता है। तीसरे चरण में वो क्या काम करता है? जब बच्चा लगभग 1 साल की उम्र का हो जाता है तो वो एक शब्द उच्चारण करने लग जाता है, जैसे पप्पा, मम्मा, दुद्दू, इस तरीके के वर्ड वो क्या करने लग जाता है? बोलने लग जाता है, ठीक है ना। तो ये कितनी उम्र में आ जाता है? लगभग 1 साल की उम्र में आ जाता है। तो ये भाषा सीखने के चरण का तीसरा स्टेज आ जाता है। चौथे स्टेज में बच्चा क्या करता है? लगभग 2 शब्द चरण सीखने लग जाता है। ये लगभग 1.5 से 2 साल की उम्र में 2 शब्द चरण सीख जाता है, ठीक है ना। जैसे तब वो दोनों को एक साथ बोलने लग जाएगा, मम्मा दुद्दू, मम्मा पानी मम, ये एक साथ 2 वर्ड बोलने लग जाता है, ठीक है ना। तो ये चौथा चरण होता है। कितनी उम्र में करता है ये? तो आप कहोगे कि सर 1.5 से 2 साल में, ठीक है ना। चलो, अब जब बच्चा लगभग 2 से 4 साल का हो जाता है तो वो लंबे उच्चारण भी करने लग जाता है, तो ठीक ठाक बोलने लग जाता है कि मुझे प्यास लगी है, मुझे खाना नहीं खाना है, तो मतलब ठीक ठाक वो डेवलप हो जाता है। तो इस तरीके से भाषा क्या होती है? अर्जित करी जाती है, सीखी जाती है बच्चे के द्वारा, ठीक है ना। और आपसे बच्चे के परिप्रेक्ष्य में ही पूछेगा। चलिए आगे के टॉपिक पे बढ़ते हैं।
अगला जो टॉपिक है अपना उसमें है कि भाषा शिक्षण के प्रमुख विधियां हैं। अब भाषा अगर जो शिक्षण होती है उसके कई सारे विधियां भी होती हैं, ठीक है ना। तो उसमें जो अहम विधियां हैं उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूंगा, ठीक है। पहली विधि होती है व्याकरण विधि, उसमें आपको नियम वगैरह सिखा करके बताया जाता है प्रॉपर तरीके से, वो एक तरीका होता है। दूसरा आपका आ जाता है व्याकरण अनुवाद विधि। तीसरा प्रत्यक्ष विधि कि बच्चे को डायरेक्ट बोलो और सुन करके सीखे, ठीक है ना। फिर आपका आ जाता है सम्मिश्रण विधि, उसमें नियम भी बताए जाते हैं और सुनता भी है, कई सारी तरीके से सीखता है। संप्रेषण विधि की आम बोलचाल की भाषा से बच्चा कुछ सीखने लग जाता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन बनता है वो आपका आगमन विधि और निगमन विधि होता है। तो जो शिक्षण की विधियां होती है भाषा के अलावा वो भी इसी में ऐसे ही होता है, पाठ्य शिक्षण भी इसी तरीके से होता है। आगमन का मतलब होता है कि पहले एग्जाम्पल, ठीक है ना, फिर नियम बताया जाता है। लेकिन वही निगमन में क्या होता है, नियम फिर एग्जाम्पल बताया जाता है, ठीक है। जैसे वही जो हम लोग कॉन्सेप्ट सिखाते हैं उसी तरीके से भाषा में भी ये चरण इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आपको देखिए कुछ जो ये है अपने क्या कहते हैं जिनके नाम आपके देखने को मिलता है, जीन पियाजे के अनुसार अगर हम भाषा पे चर्चा करें तो उनका भाषा को लेकर के क्या परिप्रेक्ष्य था, ठीक है ना। जीन पियाजे जी का ध्यान से सुनना, इसी शॉर्ट नोटिस में आपको सब कुछ याद करवा दूंगा, ठीक है। उनका पहला यह मानना था कि जीन पियाजे ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना है। जीन पियाजे का मानना है था कि बच्चे के अंदर भाषा अगर बहुत अच्छी नहीं तो इसका यह मतलब नहीं कि वो संज्ञानात्मक रूप से कमजोर हो, उनका यह कहना था, ठीक है ना। तो उनके लिए भाषा उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रखती थी, किसके लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे भाषा इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं रखता था अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। अब याद रखोगे ना, इन्होंने भाषा को महत्वता नहीं दी है संज्ञानात्मक विकास में। अच्छा, एक इनके अंदर बात आई थी कि क्या अहम केंद्रित वाक्य क्या होता है। अहम केंद्रित वाक्य की अगर इंग्लिश में बात करें तो सेल्फ टॉक बोलते हैं या प्राइवेट स्पीच भी इसको बोला जा सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, जब बच्चा खुद में बात करके ना खुद को एक दिशा देता है, ठीक है ना। बच्चा खुद से ही बोल बोल करके खुद को दिशा देने का काम करता है। ये लगभग 2 से 6 वर्ष में होता है। जैसे आप लोगों ने अपने घर में छोटे बच्चे को देखा होगा, अगर वो खेलता है ना, उसके हाथी घोड़े वो रहते हैं तो खुद ही से बात करता है, इस हाथी को ना यहाँ बैठा दूं, फिर घोड़े को यहाँ बैठा दूं, ये बच्चे को ना हाथी के ऊपर बैठा दूं। खुद से ही वो ना अपने आप को ना एक दिशा देता है कि क्या करें, वो सेल्फ टॉक बोली जाती है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया, आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अगला जो आपका है देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जीन पियाजे कहते हैं पहले विचार आया फिर भाषा आई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। जीन पियाजे जी कहते हैं कि इंसान के अंदर पहले विचारों का जन्म होता है, उसके बाद भाषा आती है। जैसे अगर मेरे अंदर पहले विचार जन्मा कि मैं क्या करूं, माइंड मैप आप लोगों को प्रोवाइड कराऊं या पढ़ाऊं, तभी तो उसे भाषा के रूप में आपको पढ़ा रहा हूं आज। तो ये मानना था जीन पियाजे जी का। तो अब आपको कंफर्म हो गया क्या कहना चाह रहे हैं। इसका पूरा अगर डिटेल मतलब की बात करें तो विचारों से भाषा का जन्म होता है। क्या होता है, विचारों के द्वारा भाषा का जन्म होता है। तो आपको दे देगा कि विचारों से भाषा का जन्म होता है, किस मनोवैज्ञानिक का कहना था, आपको ऑप्शन दे देगा, जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की, चॉम्स्की, इस तरह से नाम दे देगा। तो आप अपना सिलेक्ट कर लेंगे जीन पियाजे जी, ठीक है ना, किसी को कोई डाउट नहीं है। चलो, और विचार भाषा को सुनिश्चित भी करता है, ये कहना था। अच्छा, जीन पियाजे जी से अपना काम हो गया। अब आ जाते हैं लेव वाइगोस्की जी का क्या कहना था, ठीक है ना। तो एक बात ना आप लोग गांठ बांध लीजिए कि जहां भी लेव वाइगोस्की का नाम आएगा वहां समाज और संस्कृति से रिलेटेड जो ऑप्शन होगा उसको वरीयता देना आप लोग, ठीक है ना। क्योंकि जो लेव वाइगोस्की जी है ना, इनको समाज और संस्कृति का विद भी माना जाता है, ठीक है ना। इनका सिद्धांत भी ही समाज और सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत ही इन्होंने दिया था, ठीक है ना। तो ये बात याद रखोगे। चलिए एक बार मेरे साथ बोलो कि जो वाइगोस्की मतलब समाज मतलब वाइगोस्की, ऐसे करके याद कर लो, ठीक है ना। अब देखो इन्होंने क्या कहा, उसकी डिस्कशन हम कर लेते हैं। कह रहे हैं कि ये समाज और संस्कृति को वरीयता देते हैं। कौन, वाइगोस्की जी किसको वरीयता देते हैं, समाज और संस्कृति को, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। इनका कहना है बालक भाषा अपने परिवेश में अंतःक्रिया करते हुए सीखता है। तो इन्होंने इन्वायरमेंट को ज्यादा वरीयता दी कि अगर बच्चा कोई भाषा सीख रहा है तो वो अहम रोल उसके इन्वायरमेंट का है। ये कहना किसका है, लेव वाइगोस्की का। तो जैसे ही इन्वायरमेंट की या वातावरण की बात आई, आपको ये बात क्लियर हो गई कि वाइगोस्की जी का नाम आने वाला है, ठीक है ना। तो अब आप समझ गए होंगे
कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि वातावरण को वरीयता देकर के भाषा सीखने का किसने दिया था, तो किसने दिया था? वाइगोस्की जी ने। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहना चाह रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि इनके अनुसार निजी भाषा, निज भाषा मतलब प्राइवेट स्पीच, इन्होंने उस पर भी अपना वक्तव्य दिया था। इन्होंने कहा कि निज भाषा बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। मतलब अगर बच्चा खुद को डायरेक्शन दे रहा है, खुद से बात कर रहा है, तो वो संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव जो उसका है वो डेवलप हो रहा है डे बाय डे, स्टेप वाइज। ठीक है ना। तो इनके हिसाब से ये बहुत पॉजिटिव चीज है कि बच्चा खुद को सेल्फ गाइड कर रहा है, खुद से बातचीत कर रहा है। ठीक है ना। तो ये आपको कंफर्म हो गया, यहां तक कोई डाउट नहीं है। चलो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। जैसा कि मैंने कहा ना कि सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षाविद के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इनके सिद्धांत का नाम ही क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। याद रखोगे, क्वेश्चन दे देगा कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का विद किसे कहा जाता है। ऑप्शन में आ जाएगा लेव वाइगोस्की, पियाजे, चॉम्स्की, इस तरीके से नाम आ जाएगा। तो आपको कौन सा चुनना है? वाइगोस्की जी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एक टॉपिक है, क्या कहना है कि वाइगोस्की के अनुसार शुरुआती सालों में भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ध्यान से सुनो, जो पियाजे जी थे और वाइगोस्की जी, इनमें विचारों में मतभेद है। ठीक है ना। इनका कहना था कि पहले विचार आता है, विचार के बाद भाषा का जन्म होता है। किसका? वाइगोस्की का कहना था। पियाजे जी क्या कह रहे हैं कि यहां देखो साफ साफ मैंने लिखा है कि पियाजे जी क्या, उल्टा तो बोल दिया क्या? हाँ नहीं, वाइगोस्की हो गया ना। एक सॉरी ऊपर नाम दिख नहीं रहा है, उल्टा सीधा हो जाएगा। मैं फिर से समझाता हूं, रुक जाइए। वाइगोस्की और पियाजे, तो ठीक है, पियाजे जी का कहना था कि पहले विचार आता है फिर भाषा जन्म लेती है विचारों के हिसाब से। ठीक है ना। जबकि वाइगोस्की जी का क्या कहना, देखिए वाइगोस्की के अनुसार शुरुआती सालों में भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषा अपने आप डेवलप हो रही है, विचार अपने आप निकल रहे हैं। ठीक है ना। तो दोनों में कोई रिलेशन इन्होंने जिक्र नहीं किया है शुरुआती सालों में। फिर कहते हैं कि एक समय के साथ मिल जाते हैं, धीरे धीरे फिर भाषा और विचार इंटरकोलाइज हो जाते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करने लग जाते हैं। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं कि अगर क्वेश्चन बनता है कि भाषा को विचारों के साथ किसने रिलेट किया हुआ है, तो आप कहोगे कि पियाजे जी ने। और अगर ये कहता है कि भाषा को विचारों से बिल्कुल स्वतंत्र बताया है, तो वाइगोस्की जी ने बताया है। कंफर्म हो गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अब आपके अगले आ जाते हैं मनोवैज्ञानिक, कौन? नॉम चॉम्स्की। यहां से भी क्वेश्चन बहुत बनता है। ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं कि नॉम चॉम्स्की के अनुसार बालक भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होता है। क्या? कि बालक जो होता है उससे भाषा सीखने जरूरी नहीं केवल इन्वायरमेंट से वो सीखे, वो जन्मजात उसके अंदर क्षमता होती है किसी भी भाषा को सीखने की। ये बात किसने कही थी? नॉम चॉम्स्की। इनका ये भी कहना था कि बच्चे के अंदर एक एलईडी डिवाइस होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसको कि भाषा अर्जन यंत्र बोलते हैं। तो ये कहां होता है? बच्चे के अंदर पाया जाता है। ये बात किसने कही थी? नॉम चॉम्स्की ने। आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि एलईडी जो भाषा अर्जन यंत्र है, इसके बारे में किसने चर्चा की थी? तो क्या नाम बताओगे? चॉम्स्की जी ने। ठीक है ना। तो ये क्या काम करता है? ये भाषा सीखने के लिए बच्चे को एक्टिव बताता है। और एक नोट पॉइंट और याद रखना, जो एलईडी डिवाइस है, एलईडी का मतलब हो गया लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, हिंदी में बोले तो भाषा अर्जन यंत्र। ये 5 साल तक ज्यादा सक्रिय होता है। तभी कहा जाता है ना कि बच्चा बचपन में जो चीजें सीख जाता है वो आप बड़े हो जाएंगे तो नहीं सीख पाएंगे। क्यों? क्योंकि भाषा का एक काल होता है, समय सीमा, समय अवधि होती है। क्यों? क्योंकि जब 5 वर्ष तक होता है तब एलईडी डिवाइस ज्यादा एक्टिव होता है। ठीक है ना। तो ये आप समझ गए। चलिए अच्छी बात है। अब हम आ जाते हैं भाषा कौशल पे। 3 हमारे जो मनोवैज्ञानिक थे जहां से ज्यादा क्वेश्चन बनता है वो हमने ले लिया। ठीक है ना। अब आपके सामने आता है भाषा का कौशल। भाषा कौशल का मतलब होता है, ये 4 तरीके से होता है। क्या? भाषा क्या होती है? सुनी जाती है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। पहली बात तो ये भी याद रखना है कि इनका क्रम भी यही होता है, 1 2 3 4। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है भाषा कौशल का क्रम क्या है, आपको दे देगा सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना, तो गलत हो जाएगा। पहले सुनो, फिर बोलो, पढ़ो, लिखो, इस तरीके से। इसको शॉर्ट वे में ऐसे याद किया जाता है, सु बो पाली। ठीक है ना। तो आप चाहें तो ऐसे याद करते हैं, क्या? सु बो पाली, सुनो, बोलो, पढ़ो, लिखो। ठीक है ना। तो अब ये तो भाषा कौशल हो गया।
इसमें भाषाएं दो तरीके की होती है। क्या? एक होता है ग्राह्यात्मक भाषा और एक होता है अभिव्यक्तात्मक भाषा। ग्राह्यात्मक का मतलब होता है ग्रहण करने से। अच्छा, मुझे सोचो कि कोई चीज अगर ग्रहण करना है, कुछ सीखना है, तो कोई बोलेगा तो उससे मुझे सुनना पड़ेगा, तभी तो सीख पाऊंगा। दूसरा, या तो मैं किताब पढ़ लूं तब सीख पाऊंगा। तो ग्रहण कैसे किया जा सकता है? सुन करके ग्रहण कर सकते हो और पढ़ करके। तो ग्रहात्मक कौशल के अंदर क्या क्या आ जाएगा? सुनना और पढ़ना। याद रहेगा ना? तो यहां देखिए एरो लगा रखा है, ये ग्रहात्मक कौशल को बता रहा है। अभिव्यक्त करना है, तो जैसे मुझे आपको पढ़ाना है, मैं आपको अगर सिखा रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ रहा है? बोलना पड़ रहा है, अभिव्यक्त करना हो रहा है। तो बोलना किस में आ जाता है? किसमें? अभिव्यक्त कौशल में। और साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि आप भी सीखो माइंड मैप से हिंदी को, तो मैंने लिख करके दे दिया। तो एक लिखना होता है, तो ये अभिव्यक्त कौशल बोला जाता है, अभिव्यक्तात्मक कौशल होता है। ठीक है ना? तो मेरे साथ एक बार फिर से रिवाइज करो। भाषा कौशल 4 प्रकार: सुबोपाली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना और तीसरा वाला, तीनों मिलकर के सुनना और लिखना किस में आ जाते हैं? सॉरी, पढ़ना, सुनना, पढ़ना आ जाते हैं ग्राह्यात्मक में, ग्राह भी बोला जाता है। ठीक है ना? और बोलना और लिखना किस में आ जाते हैं? आपके अभिव्यक्तात्मक। ठीक है ना? तो यहां तक समझ गए? चलो, अब देखिए, वैसे तो इसमें भी एक्सप्लेन करना होता है, पढ़ने में भी क्वेश्चन बन जाता है। पढ़ने के 2 तरीके होते हैं। कैसे? एक तो आप लोग देखते होंगे कि सस्वर पढ़ना, बोल बोल करके पढ़ा जाता है। दूसरा एक होता है मौन पठन, जैसे आप लोग लाइब्रेरी में होते हो तो मौन होकर के पढ़ते हो, वहीं अगर अकेले रूम में हो तो बोल बोल के पढ़ते हो, अनायासी चलाते हैं, बाबर का प्रथम युद्ध हुआ था तब हुआ था। ठीक है ना? पढ़ते हैं ना? तो ये होता है सस्वर पढ़ना। एक होता है मौन पठन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? मौन पठन से कहा जाता है कि ध्यान अच्छा लगता है। अगर आप पूरे ध्यान के साथ पढ़ रहे हैं, मन में पढ़ रहे हैं, तो ध्यान आपका अच्छा लगेगा। ठीक है? सस्वर पठन से क्या होता है? उच्चारण अच्छा होता है। आप लोग देखते होंगे प्राइमरी स्कूलों में क्या होता है ना, बच्चों को सिखाया पढ़वाया जाता है, का से कबूतर जोर जोर से चिल्लाते हैं। ये क्यों करवाया जाता है? स्वर के साथ क्यों पढ़वाया जाता है? या टेबल कैसे जोर जोर से चिल्लाते हैं? ताकि बच्चा ढंग से उच्चारण कर पाए चीजों का। ठीक है ना? ए फॉर एप्पल, ये सब चिल्लाया जाता है ना, आप लोग तो सुने होंगे, पढ़े हुए होंगे बचपन में। तो आई थिंक ये समझ गए होंगे। चलिए, इसी तरीके से लेखन का भी प्रकार होता है। लिखा कैसे कैसे जाता है? एक होता है सुलेख। सुलेख का मतलब होता है सुंदर लिखना, हैंड राइटिंग। कोई भी मेरी हैंड राइटिंग को देख करके कोई तुलना नहीं करेगा, मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। ठीक है ना? देख करके आप लोग लग रहा होगा कैसी है। ठीक है? सुलेख से मतलब समझ गए, सुंदर लिखने से हो गया। श्रुत लेख से मतलब होता है मात्रात्मक सुधार करने के लिए। मतलब एक टीचर जो है बोलेगा, आप उसे सुन करके लिखते हो। सुलेख का मतलब देख करके लिखो चलेगा, लेकिन साफ साफ सुंदर सुंदर लिखो। श्रुत लेख का मतलब कोई बोल रहा है, सुन लो उसको फिर लिखो। अनुच्छेद लेख होता है, ठीक है ना, जिसको अनुलेख भी बोलते हैं या अनुच्छेद लेख होता है। इसमें कैसे होता है कि टीचर पहले एक पैराग्राफ पढ़ देगा कि एक जंगल में एक राजा रहता था, मतलब एक जंगल में एक शेर रहता था, उसके 2 बच्चे थे और वो एक पेड़ के नीचे उसकी गुफा थी। फिर एक अनुच्छेद बोल देगा, फिर कहेगा कि इसे अपनी भाषा में लिखो। बच्चों को कहेगा कि इसे अपनी भाषा में, जो आपने सुना है अपनी भाषा में लिखो। वो आता है अनुलेख या अनुच्छेद लेख। समझ गए? श्रुत लेख क्या होता है, सुलेख क्या होता है, अनुच्छेद लेख। ये क्वेश्चन बने हुए हैं, 2024 में बना था ये क्वेश्चन। 24 तो अभी भी चल रहा है, लेकिन जो पीछे पेपर हुए थे जनवरी का। चलिए, अब हम आ जाते हैं भाषा विकार। विकार का मतलब होता है कठिनाई या कमी। ठीक है ना? तो भाषा विकार 2 तरीके से आपको यहां पढ़ना है। एक होता है अफेजिया, एक होता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया तो आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, जिसको कि पठन अक्षमता कहते हैं। बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है, चीजों को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाता है, ला को ता को ला, इस तरीके से वो फ्लैक्चुएट करता है चीजें। ठीक है? समझ गए? एक होता है अफेजिया। अफेजिया में क्या होता है? इसमें सुनने, समझने और बात करते समय भाषा के उपयोग में समस्या आती है। ठीक है ना? कि कैसे सुने, भाषा कुछ और आदमी बोल रहा है, दूसरा समझ जाता है, तो इसे अफेजिया बोला जाता है। ठीक है ना? समझ गए इतना? चलिए, उसके बाद आपका आ जाता है अगला टॉपिक, शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र क्या है ये जान लेते हैं, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। शिक्षण सूत्र चलता कैसे है, मतलब आप कैसे सिखाओगे चीजें। तो ये चलता है ज्ञात से अज्ञात की ओर भी चलता है, मूर्त से अमूर्त की ओर भी चलता है, सरल से जटिल की ओर भी चलता है। मूर्त से अमूर्त का मतलब क्या हो गया कि जैसे मैं पहले चीजें दिखाऊं, उसके बाद बिना दिखाए उस पर हाइपोथेटिक्स करने के कह दूं, तो वो मूर्त से अमूर्त होता है। ठीक है ना? शिक्षण सूत्र समझ गए? वेरी नाइस।
अब एक आपका टॉपिक आता है टीएलएम, जिसको कि बोला जाता है शिक्षण सहायक सामग्री। क्या होता है ये? कि जिन वस्तुओं या चीज़ों के सहयोग से आप शिक्षण को रोचक बना दो, ठीक है ना, और अच्छे से चीज़ें समझा पाओ। जैसे मैं पढ़ाते पढ़ाते कभी पेन को और सिलेंडर मान के पढ़ाने लग जाता हूँ, कभी चार्ट दिखा दूंगा आपको, कभी बॉक्स रखा है वो दिखा देता हूँ क्यूब वगैरह पढ़ाते टाइम, तो वो सारी चीज़ें किस में काउंट होती है? टीएलएम। टीएलएम भी कई प्रकार का होता है। एक होता है केवल दृश्य सामग्री टीएलएम। दृश्य सामग्री वह सामग्री जिसको केवल और केवल देखा जा सकता है, उसे गृह बोलते हैं, सॉरी दृश्य बोलते हैं। जैसे चार्ट पेपर हो गया और ग्राफ हो गया, तो इसको तो आप केवल देख सकते हो ना, तो ये आपका किस में आएगा? काउंट होगा दृश्य में, ठीक है ना। विजुअल टीएलएम बोला जाता है। फिलहाल हिंदी पे फोकस रहेंगे आप, ठीक है ना। अगला आपका होता है श्रव्य सामग्री। वह सामग्री जिससे अधिगम तो कर सकते हैं हम लोग, लेकिन और सिर्फ चीजें सुन सकते हैं। जैसे रेडियो हो गया, रेडियो में ना कुछ देखते हो ना पढ़ते हो, सीधा सुनते हो उससे, ठीक है। एक आता है दृश्य श्रव्य सामग्री, जिससे देख भी सको सुन भी सको, ठीक है। जैसे मेरी क्लास आप देख भी रहे हैं सुन भी रहे हैं, तो ये आपका मोबाइल हो गया, टेलीविजन हो गया, लैपटॉप हो गया, ये दोनों में काउंट होते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री में, ठीक है ना। ये आपको रिवाइज हो गया, ठीक है। अगला देखिए क्या है? क्रिया सहायक सामग्री। क्रिया सहायक सामग्री वो होती है जिससे फील्ड ट्रिप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, उसे क्रिया सहायक सामग्री बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक टीएलएम भी समझ आ गया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एक अच्छा टॉपिक इसमें मिसिंग रह गया, मैं लिख देता हूँ। रोल प्ले क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा रोल प्ले। रोल प्ले प्रक्रिया में क्या होता है? बच्चे को जिस चीज को आप सिखाना चाहते हो वो बना दो उसे। जैसे अगर दो बच्चों को आपको सिखाना है कि मुद्रा का योग कैसे होता है, कि 10 रुपया और 5 रुपया मिलकर 15 कैसे हो जाते हैं, तो आप क्या करोगे? एक बच्चे को बना दोगे, रोल दे दोगे कि तुम 10 रुपए के सिक्के हो या नोट हो, एक बच्चे को रोल दे दोगे कि तुम 5 के सिक्के या नोट हो, दोनों को मिला करके एक तीसरे बच्चों को बता दोगे कि ये आपका 15 रुपए का हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से रोल अदा करवाया जाता है, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला आपका आ जाता है आकलन यानी कि असेसमेंट, ठीक है ना। बहुत ही जरूरी होता है आकलन करना, ठीक है ना। इससे क्या होता है, आकलन क्यों किया जाता है, ये अगर हम जानना चाहें तो आकलन करने से हमें पता चलता है कि छात्र कितना सीख पाया। हम आपसे फीडबैक लेंगे तभी तो हम जानेंगे कि आपने कितना सीखा, मैंने जो पढ़ाया, ठीक है। तो ये आकलन हो गया, ठीक है। चलो दूसरा इसका क्या बेनिफिट होता है कि छात्रों की समस्या दूर करना। अगर आप लोग सीख रहे हैं, हम आपसे फीडबैक लेंगे, आपका आकलन करेंगे, तभी तो आपको जरूरत की चीजें दे पाएंगे। हम आपसे पूछते रहते हैं ना कि क्या आपको सीडीपी का माइंड में चाहिए, क्या आपको हिंदी का चाहिए, तो इसका मतलब मैं आपका आकलन कर रहा हूं कि हाँ हमारे स्टूडेंट जो हैं इस फील्ड में थोड़े कमजोर हैं, इनको सपोर्ट चाहिए मेरा, तभी तो उस समस्या को दूर कर पाता हूं। ये समझ गए, वेरी नाइस। अगला कह रहा है कि छात्रों की रुचि पहचान कर वैसा शिक्षण करना। यह भी बड़ी अच्छी बात है। जब हम आप लोगों से फीडबैक ले लेते हैं, आपका आकलन कर लेते हैं, मुझे पता चल जाता है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में ज्यादा है। ज्यादातर बच्चे मैथ सीखना चाह रहे हैं मेरे से, बहुत सारे बच्चों को साइंस में इंटरेस्ट आ रहा है, तो मैं अपने शिक्षण चीज को उसी तरीके से तो डिलीवर करूंगा जो चीज की जरूरत है। अब यहां आकर के मैं ऐसे सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ाऊंगा जिसकी कोई डिमांड ही नहीं है या जिससे आपका कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, रुचि पहचान करके वैसा शिक्षण करना आकलन का उद्देश्य होता है, समझ गए। चलिए देखिए, आकलन की अगर हम बात करें तो ये दो तरीके का होता है। एक होता है ड्यूरिंग, मतलब जब आप एजुकेटेड कर रहे हैं, मतलब कि शिक्षण कर रहे हैं उसी टाइम आकलन कर लो। एक होता है एनुअल, जिसे समेटिव असेसमेंट बोलते हैं, कि साल या 6 महीने के अंत में एक सीधा रिजल्ट देख लो, ठीक है ना। तो ये बात याद रखोगे, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड आ जाता है मूल्यांकन, क्या होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं मूल्यांकन की, तो मूल्यांकन के अंदर ही दोनों चीजें आती हैं। एक आता है आकलन, एक आता है मापन। आकलन मैंने बता दिया आपको कि बच्चा कैसे सीखता है, इसमें कैसे सीखता है ये पता चलता है। मापन में ये पता चलता है कि बच्चा कितने प्रतिशत सीखा। आपने एग्जैक्टली माप लिया कि अरे इसको तो इस लेवल तक आ गया, अच्छा 10वीं की मैथ कर ले रहा है, इसमें बोर्ड मास इसको आता है, ट्रायगोनोमेट्री आता है, एग्जैक्टली मापन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आकलन और मापन समझ गए, शाबाश। अच्छा, अब एक टॉपिक आपका आता है क्या, निदानात्मक परीक्षण, ठीक है। निदानात्मक परीक्षण क्या होता है, देखिए छात्र की असफलता व कठिनाई के पीछे का कारण जानना ही निदान कहलाता है। क्या
कि अगर मैं आपसे ये जान सकूं कि आप लोगों से इसीलिए मैं पूछता हूं कि मॉक टेस्ट में नंबर क्यों आ रहे हैं, तो मैं आपको आकलन करना चाहता हूं, अच्छा किस सब्जेक्ट में कम आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो मैं कमियां ढूंढ लेता हूं कि इस वजह से ये रीजन आया है, तो उसे बोला जाता है निदानात्मक। तो पहले निदानात्मक परीक्षण होता है, इसके बाद इसका रिमूव करने के लिए कि जो आपके अंदर कमियां रह गई हैं उसको रिमूव करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। उपचारात्मक में क्या होता है, बच्चों की कमियों को दूर करके दोबारा शिक्षण करवाता है, ठीक है, तो उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। मुझे पता चल गया कि आप लोगों को इसमें डाउट आ रहा है तो मैं फिर से उसे पढ़ा देता हूं, ठीक है ना, तो उसे बोला जाता है उपचारात्मक। डॉक्टर पहले जानकारी लेता है, निदान करता है कि पता करता है क्या बीमारी है, फिर दवाई देता है, तो उपचारात्मक बाद में आता है, पहले निदानात्मक आता है। तो ये भी पूछा जाता है। यहां तक समझ गए, वेरी नाइस। चलिए आगे थोड़ा सा पढ़िए, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, ठीक है। यहां देखिए आपसे कह रहा है कि बहुभाषिकता क्या होता है। बहुभाषिकता का मतलब होता है, पहली बात तो जो हमारा एनसीएफ होता है, एनसीएफ जो है हमारा बहुभाषिकता को संसाधन मानता है कि बहुभाषिकता बहुत कुछ सीखने के लिए एक संसाधन के रूप में इसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए क्लासरूम में, कि क्लासरूम के अंदर हर एक भाषा के बच्चे को आना चाहिए, ठीक है ना, तो बहुभाषिकता को सपोर्ट करना चाहिए हमें भी, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, बहुभाषिकता का सिंपल सा मतलब है कि एक ही कक्षा में कई भाषा बोलने वाले बच्चे होना। तो इसे अगर एक ही क्लास में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, फारसी, बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले अगर बच्चे हैं तो वही बोला जाता है बहुभाषिकता। समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि एनसीएफ के अकॉर्डिंग किताबें कैसी होनी चाहिए, आपसे पूछेगा कि पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तक कैसी होनी चाहिए, तो आपको उचित आंसर देना है। पहले कि किताबें चित्रों और एक्टिविटी से भरी होनी चाहिए, मतलब रंग बिरंगी होनी चाहिए जरूरत के हिसाब से, ठीक है ना। और दूसरी कि आसान भाषा में होनी चाहिए, इतनी गूढ़ भाषा नहीं होनी चाहिए, इतना डीप हिंदी नहीं होनी चाहिए, इतना डीप इंग्लिश वर्ड नहीं होने चाहिए कि किसी को समझना है, आसान भाषा में होनी चाहिए। तीसरा, व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए, जिसमें उसमें नाम लिखा है, जैसे एनसीईआरटी में होता है कि पहेली पूछती है बूझो से, तो ये सारी चीज़ें एकदम आसान भाषा होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें वर्ड इसमें इस्तेमाल होनी चाहिए, अच्छी किताबों की पहचान है, ठीक है ना। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो होता है कि बच्चे के लेवल के अनुसार किताबें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका बच्चा 5वीं क्लास में है और किताबों का लेवल 10वीं का आप ला करके दे दिए, जैसा कि आजकल प्राइवेट स्कूलों में होता है। उनकी इंग्लिश या उनकी मैथ की किताबें देखोगे तो 4वीं-5वीं क्लास के बच्चे को आजकल क्या पढ़ा देते हैं, ओम्स लॉ इलेक्ट्रिसिटी का पढ़ा दिया जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए, बच्चे के लेवल के हिसाब से किताबें होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपको इन चीज़ों का बारीकियों से ध्यान देना है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक पाठ्य पुस्तक की क्या विशेषता होती है, उसमें दे देगा कि हाई फाई होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए या पेज अच्छे होने चाहिए, तो आपको पकड़ना होता है कौन सा होना चाहिए कौन सा नहीं, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है जिसको कि बोला जाता है त्रिभाषा सूत्र। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका कुछ भी ना छूटे, सब कुछ इतने ही छोटी सी क्लास में रिवाइज हो जाए, ठीक है ना। अब त्रिभाषा सूत्र क्या होता है, किसने दिया था, इसकी जानकारी लें तो त्रिभाषा सूत्र में 3 भाषाओं की वरीयता दी गई है, ठीक है ना, कि बच्चे को एटलीस्ट 3 भाषाएं आनी चाहिए। इसकी खोज या इसका जो आयोग इसके ये किसके द्वारा प्रतिपादित हुआ था, तो 1964 में कोठारी आयोग द्वारा ये आया था त्रिभाषा सूत्र, ठीक है ना। इसमें प्रथम भाषा पे जो चर्चा हुई थी वो मातृभाषा को बढ़ावा दिया गया है कि बच्चे की प्राथमिक एजुकेशन जो है किस में होनी चाहिए, मातृभाषा में होनी चाहिए। समझ गए, वेरी गुड। दूसरी भाषा में क्या होता है कि हिंदी भाषी के रूप में, जैसे अपने भारतवर्ष में हिंदी भाषी भी है, मराठी भाषी भी है, अदर कोई स्टेट जो होता है कई सारी भाषाओं के जानकार होते हैं, ठीक है ना। तो इनका कहना है कि हिंदी भाषी के रूप में हिंदी भाषी राज्यों में कोई भी आधुनिक या अंग्रेजी भाषा सीखे जाए, मतलब आप हिंदी भाषा में हो, जैसे हम हैं दिल्ली में, हम हिंदी भाषा जानते हैं, तो द्वितीयक लैंग्वेज के रूप में या तो मैं इंग्लिश सीख लूँ या कोई एक और दूसरी भाषा सीख लूँ, तो इसे बोला जाता है द्वितीयक भाषा। समझ गए दूसरी भाषा। त्रिभाषा सूत्र में तीसरी भाषा की चर्चा हुई है। अब तीसरी भाषा कौन सी होती है, इसमें कह रहे हैं कि जैसे मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, मैंने एक मातृभाषा मेरी है भोजपुरी और दूसरी मेरी हो गई हिंदी या इंग्लिश, मैंने जो या एक कोई यूनिक भाषा हमने सीख ली। त्रिभाषा के रूप में मुझे वो भाषा सीखनी है जो दूसरी भाषा में ना सीखा हो मैंने। अगर मैंने इंग्लिश सीख लिया तो वो तीसरी भाषा में नहीं जाएगा, या मैंने कोई
नई लैंग्वेज सीख लिया तो वो तीसरी भाषा में नहीं जाएगा। हमें तीसरी भाषा में वो भाषा लेनी होती है जो कि दूसरी भाषा तक आप ना सीखे हो, ये बात है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है तृतीय भाषा के रूप में अंग्रेजी या कोई भी ऐसी आधुनिक भाषा भारतीय भाषा सीखी जा सकती है जिसे द्वितीय भाषा के रूप में ना पढ़ाया गया हो। जो ना पढ़ाया गया उसको पढ़ा लो, वो तीसरी भाषा हो गई, ठीक है ना। तो ये होता है त्रिभाषा सूत्र। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। एक आपको वर्ड देखने को मिलता है क्या, रियलिया। रियलिया मतलब वास्तविक वस्तु। ये क्या कहता है कि अगर आप क्लासरूम में शिक्षण कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो कोई चीज सिखाते हुए रियलिटी में वही ला दो। जैसे मैं अगर आपको मैथ पढ़ा रहा हूं और सिलेंडर पढ़ा रहा हूं तो पेन को सिंबल मान के सिलेंडर ना बताऊं, सीधा सीधा घर से आपको सिलेंडर ला करके ही पढ़ाने लग जाऊं। आपको किचन के बारे में पढ़ा रहा हूं तो सीधा परात कलछी ये सब ला करके दे दूं, तो उससे बोलते हैं रियलिया, यानी कि वास्तविक वस्तु, डायरेक्ट जब इस्तेमाल की जाए। देखिए इसमें शिक्षण के तहत करते समय वास्तविक वस्तु उपयोग किया जाता है। समझ गए ना आप? अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा आपका आता है शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री में क्या होता है, जैसे सिलेंडर पढ़ाना है ना, तो इस शेप का कोई सी भी सिंबल लेके पढ़ा दूं, इस पेन को ही सिलेंडर मान के पढ़ा दूं, तो अब ये हमारा शिक्षण सामग्री हो गया, ठीक है ना। और एग्जैक्टली सिलेंडर लेके आ जाता तो वो रियलिया हो जाता। ये अंतर होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सापेक्ष तौर पर के अगर कोई वस्तु ली जा रही है तो उसे बोलते हैं शिक्षण सामग्री, ठीक है ना। देखो यहां लिखा भी है, इसमें किसी अन्य वस्तु को कोई अन्य वस्तु मान करके सिखाया जाता है। इस अन्य पेन को मैंने मान लिया ये सिलेंडर है, इसमें ये हाइट है, इसकी ये विड्थ है, ये मान करके मैंने सिलेंडर पढ़ा दिया, ठीक है ना। इसे बोलते हैं शिक्षण सामग्री। यहां तक समझ गए। चलिए देखिए बहुत मेहनत से मैंने ये पूरा लगभग 2011 से 24 तक के कंटेंट पढ़ करके तब इसको समराइज तरीके से आप लोगों के लिए ये माइंड मैप बनाया है। बहुत ध्यान से कम 1 से 2 बार तो जरूर पढ़ना है इसको, ठीक है ना। आप जब एग्जाम में बैठोगे तब आप देखोगे कि कितनी ज़्यादा मदद इससे मिल रही है आपको, ठीक है। जो बचे हुए सब्जेक्ट है उसको भी बार बार पढ़ डालना। और हाँ एक चीज़ याद कर लो, लास्ट में कमेंट आपको जरूर करना है कि कैसा ये माइंड मैप लगा। क्या आपको सीडीपी का माइंड मैप चाहिए? अगर आप कमेंट करेंगे तो ही लेके आऊंगा, क्योंकि देखिए बहुत मेहनत है। अभी आपके पास 1 दिन का टाइम है, तो मैं कल अपलोड जरूर कर दूंगा अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाओगे तो, ठीक है ना। तो भारी संख्या में आप लोग कमेंट करना यस चाहिए, तो आज की रात बची है, मैं पूरी रात जग करके आप लोगों के लिए तैयार कर दूंगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखिए उसके बाद आ जाता है आपका परभाषा। परभाषा या ट्रांस लैंग्वेजिंग बोलते हैं। क्या होता है? इंग्लिश में यही वर्ड लिख के आ जाता है, हिंदी में ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या होता है? कह रहा है एक से अधिक भाषा को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना। जैसे आपको दे देगा कि कोई बच्चा है उसको हिंदी भी आती है, मराठी भी आती है, पंजाबी भी आती है, जापानी भी आती है, वो अपने माता पिता के साथ तीनों चारों भाषाओं में बोलने में सक्षम है, तो वो क्या है? तो उसे बोलोगे आप ट्रांस लैंग्वेजिंग। तो समझ गए ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या होती है? हिंदी लिखी रहेगी तो परभाषा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अब एक आपका आ जाता है बिक्स, BICS, बेसिक इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन स्किल होती है, ठीक है ना। हिंदी बोलते हैं कि बुनियादी अंतरवैयक्तिक संप्रेषण कौशल। ये क्या होता है? ये डायरेक्ट आपके ऑप्शन में देखने को मिलेगा। इसका मतलब होता है आम बोलचाल की भाषा। जैसे मैं आप लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्ट अगर करूं, आप हमारे सामने हो, हम आम बातचीत जैसे करें, और बताओ क्या हालचाल है, मतलब बिना किसी नियम कानून को फॉलो करे कि कर्ता पहले आ रहा है, कर्म पहले आ रहा है, कुछ ना फॉलो करूं, तो उसको बोला जाता है बुनियादी अंतरवैयक्तिक संप्रेषण कौशल, ठीक है ना। बिक्स के नाम से ये फेमस है, समझ गए। अगला एक आप आता है कैल्प, CALP। ये इंग्लिश में भी आते हैं, हिंदी में भी आते हैं। इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें भी ये सारी चीजें आती है। जितना भी मैंने पढ़ाया इसका सीधा सीधा रूपांतरण आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो कई बार तो एकदम पूरे के पूरे ट्रांसलेट करके पेपर आ जाता है हिंदी इंग्लिश का, तो ये चीज ध्यान में रखना। कैल्प का मतलब होता है कॉग्निटिव से मतलब हो गया है संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता होता है इसका, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें हमें नियम, जिसमें नियम व्याकरण यूज हो तथा शैक्षणिक क्षेत्र में कुशल बनाने के लिए पढ़ाया जाता हो, उसे बोलते हैं कैल्प, ठीक है। कल्प भाषा CALP। कई बार डायरेक्ट CALP लिख के आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। बिक्स मतलब आम बोलचाल भाषा, कल्प मतलब नियम कानून सब लगेगा, ठीक है ना। चलिए
आगे बढ़ते हैं। देखिए लास्ट में इसी तरीके से ही रिवीजन कराया जा सकता है कि आपको सारा टॉपिक याद हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे पूरा डिटेल में पढ़ाने का मतलब ये 15 दिन का सिलेबस है, मैं एक बार में तो नहीं पढ़ा सकता, इसलिए ये माइंड मैप मैं लेके आता हूँ आप लोगों के रिवीजन के लिए। तो कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसा रिवीजन रहा, आप लोगों को मजा आता है कि नहीं माइंड मैप से, ठीक है ना। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहता है। एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा कोड मिक्सिंग लिखा हुआ आ जाएगा। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एक ही बातचीत में दो या दो से ज्यादा भाषा या फिर बोली के तत्वों का मिलाना, ठीक है ना। जैसे मैं कहूं कि यह प्रॉब्लम करना बहुत आसान है, यह प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत आसान है, मैंने यह को हिंदी बोला, फिर प्रॉब्लम सॉल्व इंग्लिश बोल दिया, फिर करना बहुत आसान है हिंदी बोल दिया, तो हमने क्या किया, मिक्स कर दिया कोड को। इसे ही बोला जाता है कोड मिक्सिंग, समझ गए? वेरी गुड। अब एक बात आ जाती है क्या, कोड स्विचिंग। कोड स्विचिंग में क्या होता है, एक भाषा में बात करते करते पूरी तरह से दूसरी भाषा में चले जाना, ठीक है ना, उसे बोलते हैं क्या, कोड स्विचिंग। जैसे मैं बोलते बोलते आप लोगों को इंग्लिश बोलने लग जाऊं कि हाउ आर यू, ठीक है ना, हाउ इज योर स्टडी गोइंग, ठीक है ना, समथिंग इंग्लिश बोलने लग जाओ हिंदी से पूरी तरह से, तो उसे बोलेंगे कोड को स्विच करना। स्विच का मतलब ये होता है कि स्थानांतरित कर देना, समझ गए? एक ये आपको देखने को मिलेगा। एक आपको टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लेता है, ऋणात्मक द्विभाषावाद क्या होता है? वैसे तो द्विभाषा या बहुभाषिकता जो होती है सपोर्ट करती है। बहुभाषिकता जो होती है, अगर आपको एक भाषा आ रही है तो उसकी मदद से दूसरी भाषा सीखना आसान हो जाता है। लेकिन ऋणात्मक द्विभाषावाद क्या कहता है, ये तब होता है जब कोई व्यक्ति दूसरी भाषा सीखते समय अपनी पहली भाषा में कौशल और प्रवाह को खो दे या कम कर दे। समझाता हूं, मतलब जैसे मैं दिल्ली में रहने लगा हूं तो धीरे धीरे मैं खड़ी भाषा या हिंदी की ये लैंग्वेज ज़्यादा इस्तेमाल करने लगा हूं, तो मुझे धीरे धीरे भोजपुरी जो है वो कम इस्तेमाल में आ रही है, तो मैं भूलता जाता हूं, ठीक है ना। जैसे और बतावा का हाल चाल बटे, कैसन चलत बा पढ़ाई लिखाई, तो इसमें में ना अब देखोगे जो एक्चुअल में रह रहे हैं भोजपुरी एरिया में, आप में से बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, वो अपनी भाषा से तुलना करेंगे, कहेंगे सर आप तो थोड़े से उस फ्लो में नहीं बोल पा रहे हो, ठीक है ना। तो ये चीजें आ जाती हैं। वहीं यही इसी को बोला जाता है कि जब मैंने दूसरी भाषा सीखी तो मेरी जो पहली भाषा थी उस पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ा, वो मैं धीरे धीरे भूलने लगा हूं या कम हो गया है, ठीक है ना। पूरी तरह से भी आदमी खो देता है, कभी कभी कम भी कर देता है। समझ गए ऋणात्मक द्विभाषावाद? वेरी गुड। अगला आता है आपका द्विभाषावाद क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं, द्विभाषावाद का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा भाषाएं बोलने की क्षमता को द्विभाषावाद कहते हैं, ठीक है ना। तो इतना आपका जो था हिंदी पेडागोजी का पार्ट था, जिसको मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर लिया। थोड़ा बहुत और कुछ बचा होगा तो वो चीजें आप लोग सीख लेना, वैसे मुझे नहीं लगता कुछ भी बचा होगा। बाकी क्वेश्चन मैंने कराया है एक मैराथन, वो देख लोगे, वहां से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बचता है आपका पैराग्राफ। तो देखिए पैराग्राफ सॉल्व करना भी मैंने मैराथन में सिखा दिया। पैराग्राफ को कोशिश करना कि जो सार्वभौम सत्य चीजें होती हैं वो सत्य ही रहती है, चाहे पैराग्राफ में रहे ना रहे उसे सत्य माना जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो पैराग्राफ में दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। कोशिश ये करना कि पैराग्राफ को बॉटम टू अप अप्रोच से सॉल्व करना, मतलब नीचे पहले क्वेश्चन पढ़ना फिर पैराग्राफ पढ़ने जाना, तो जल्दी कर पाओगे, ठीक है ना। ये मैंने पैराग्राफ वाले क्लास में अच्छे से बताया है, ठीक है ना। उसके बाद व्याकरण में क्या क्या आता है, प्रत्यय आता है, बहुत आसान मैंने सिखा रखा, शब्द के अंत में वाक्यांश जुड़ करके उसका अर्थ बदल दे। उपसर्ग शब्दों के शुरू में जुड़ करके अर्थ में परिवर्तन कर दे। विशेषण अच्छा व्यक्ति, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु संज्ञा का नाउन या प्रोनाउन का क्या करता है, विशेषता बताता है। विशेष जिसकी विशेषता बताई गई है उसे विशेष से बोलते हैं। विलोम आप लोग को पता है, समानार्थी शब्द पता है कि मेरे एक ही व्यक्ति के दो नाम हो जाए, जैसे कमल को कुछ और जलज भी बोल दो, ये हो गया। समास क्या होता है, संक्षिप्तीकरण करना हो गया, द्विग समास, द्वंद्व समास सब पता है सब आपको। संधि आपको पता है, जोड़ करके एक शब्द बना, एटसेट्रा एटसेट्रा, इस तरीके से आता है। इतना भी अगर आप लोगों ने तैयार कर लिया है तो आप लोगों की तैयारी बेहतर है। और रिवीजन करते रहो। इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कर दूंगा कमेंट में, वहां से ज्वाइन कर लेना। पर एक चीज ये ध्यान रखना, आप लोग फीडबैक जरूर देना कमेंट करके कि क्या आपको सीडीपी चाहिए। देखिए तभी मैं रात को जगूंगा आज, ठीक है। अभी मेरी भी आंखें लाल है हिंदी को बनाने में, ठीक है। अगर आप लोग चाहेंगे तो कल तक आप लोगों की वो भी वीडियो में डाल दूंगा। इसी तरीके से कोशिश अगर मैंने बनाया तो यकीन मानिए आधे घंटे एक घंटे के अंदर में पूरा का पूरा सीडीपी आप लोग निचोड़ लोगे, इस बात की पूरी पूरी गारंटी है, ठीक है ना। तो कमेंट जरूर करना, ज्यादा कमेंट होगे तभी जाकर के मैं बनाऊंगा, अदरवाइज आपका 2 दिन बाद एग्जाम आ ही जाएगा, ठीक है। बाय द वे
इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को बनाए रखिए मजबूती से, और मेरी शुभकामनाएं हमेशा आप लोगों के साथ है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।